everyone, hello my dear students, welcome to my channel सुष्मिता एसपी। आप सभी का आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ पूरा फुल पोएट्री सेक्शन हिंदी का। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो मैराथन क्लास है आप लोगों के लिए। टोटल 100+ क्वेश्चंस होंगे एंड पूरा पोएट्री सेक्शन जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपके स्टडी में, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसीलिए चैनल को फौरन आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं हिंदी का पोएट्री सेक्शन, तो बी रेडी। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी मज़ा आए पढ़ने में एंड मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में। तो अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिएगा। टोटल 100+ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है पद। पद कविता के कवि कौन है? सबसे पहला पोयम है ये हमारा, तो पद कविता के कवि कौन है? ऑप्शंस देखिए, तुलसीदास, सूरदास, ऋतुराज, नागार्जुन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। पद कविता के कवि जो है वो सूरदास जी है। बड़भागी किसे कहा गया? किसे कहा गया है बड़भागी को? बड़भागी ऑप्शन देखिए, उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को, इनमें कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धव को। बड़भागी किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है? किस प्रकार गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, पत्तों की भांति, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, अनुभूति की भांति, इनमें कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे चींटियां जो है गुड़ के साथ चिपक जाती है उसी प्रकार गोपियां जो है कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? ऑप्शंस देखिए, कमल के पत्तों से, तेल के गागर से, गुड़ के समान, और ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कमल के पत्तों से भी तुलना की गई है और तेल के गागर से भी गोपियों की तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिन्ही ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन देखिए, जिनका मन स्थिर है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जो योग का संदेश देते हैं, इनमें कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका मन चक्री के समान चंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? कैसा बताया अपने मन को? चंचल, अस्थिर, स्थिर, या इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर। गोपियों का मन कैसा है? स्थिर है, बस कृष्ण के ही प्रेम में डूबा हुआ, इधर उधर नहीं भटक रहा है। नेक्स्ट है, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए? क्या लेकर गए थे? नीति, मन, बुद्धि, इनमें कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा मन। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का मन लेकर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए राजा का धर्म? ऑप्शन ए है, राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा को दुखी नहीं करता, प्रजा की रक्षा करता है। ऑप्शन डी है, इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो श्री कृष्ण ने कौन से मर्यादा का पालन नहीं किया है? ऑप्शंस देखिए, प्रेम की मर्यादा, लोकलाज की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, इनमें सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की मर्यादा। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? क्यों गोपियां उद्धव को बड़भागी कह रही है? ऑप्शन देखिए, कृष्ण के प्रिय सखा होना,
कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना, इनमें सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नांकित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, स्वयं कवि के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धव के लिए। कमल के पत्ते का क्या उदाहरण दिया था कि कमल के पत्ते जल में तो रहते हैं लेकिन वो जल से क्या होते हैं, अलग होते हैं, मतलब जल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार उद्धव जो है वो कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन कृष्ण के प्रेम का उन पर कोई भी असर नहीं है, या उनका कुछ भी उसका आता जाता नहीं है उद्धव का। नेक्स्ट है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो सेम क्वेश्चन है, आगे भी हमने देखा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपियों का मन। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास ने नहीं की है? ऑप्शन देखिए, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी या साहित्य अमृत। करेक्ट आंसर साहित्य अमृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है गोपियों को कृष्ण का व्यवहार? ऑप्शन देखिए, उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छलपूर्ण। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा लगता है? छलपूर्ण लगता है। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? ऑप्शन देखिए, विज्ञान, राजनीति, उपदेश और शास्त्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ऑप्शन देखिए, प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग संदेश। उद्धव जो है कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? किसके लिए किया है? ऑप्शन देखिए, उद्धव, कृष्ण, गोपिया, बलराम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धव। उद्धव के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किया है किसने? कवि ने, सूरदास जी ने। नेक्स्ट है, मर्यादा ना लही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है? ऑप्शंस, प्रेम की, घृणा की, जीवन की, मान की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की। नेक्स्ट है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई? कैसे हो गई? मिलन की आस जगी, विरह की आंख जगी, खुशी की आस जगी या प्रेम की आस जगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरह की आंख जगी। नेक्स्ट देखिए, सूरदास की काव्य भाषा है। सूरदास की काव्य भाषा किस चीज में है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा। सूरदास की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? किसको भाग्यवान कहा है गोपियों ने? कृष्ण को, कवि को, उद्धव को, ग्वालों को? करेक्ट आंसर इज उद्धव को कहा है भाग्यवान। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती है? तो गोपियां किससे कहती है राजधर्म की बात? उद्धव से। उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसे बताती है? कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती है? किसको? मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? तो किसके समान मानती? हारिल की लकड़ी के समान मानती है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं? योग का संदेश भिजवाकर वो क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं उस पर। गोपियां स्वयं को क्या मानती है? अबला मानती है। सूरदास का जन्म कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1478। सूरदास का जन्म कब हुआ है? 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ है। सूर सागर में लगभग कितने पद है? 500। सूर सागर में कितने पद है? 500। गोपियों का अनन्य प्रेम किनके प्रति है? कृष्ण के प्रति। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? मथुरा। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? मथुरा। नंद नंदन किसे कहा गया है? कृष्ण को। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? हारिल के समान।
गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया? किस नदी में? गंगा में। कौन सी नदी में पाँव नहीं डुबोया है? गंगा में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है? कौन है इसके कवि? ऑप्शन देखिए, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, नागार्जुन। करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? हाथ से बने धनुषों से, बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से, नकली धनुषों से, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से। उसको एक सामान्य धनुष की तरह बताया है लक्ष्मण ने। लक्ष्मण के अनुसार निम्नांकित में से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाना, अपनी वीरता का बखान करना, अपशब्द बोलना, अधीर व क्रोधी स्वभाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध क्षेत्र में अपने प्रताप अथवा कौशल दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दोष गुण गणहीना साधु, यह कथन किसका है? विश्वामित्र का, परशुराम का, राम का, लक्ष्मण का। करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र का। निम्नांकित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? क्या चीज परशुराम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, क्षत्रिय कुल का संरक्षण, ब्राह्मण कुलोत्पन्न, क्रोधी एवं अहंकारी, बाल ब्रह्मचारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय कुल का संरक्षक। नेक्स्ट हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? यह शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? ऑप्शंस देखिए, राम ने लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, जनक ने राम के प्रति, परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति ये कहा है। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? क्यों नहीं करना चाहते थे? परशुराम बड़े थे, लक्ष्मण डरते थे, परशुराम बीमार थे, परशुराम ब्राह्मण थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परशुराम ब्राह्मण थे, इसीलिए वो उनसे ज्यादा संघर्ष नहीं करना चाहते थे। द्विज देवता घर ही के बाड़े शब्द किसने कहे हैं? ऑप्शन देखिए, राजा जनक ने, लक्ष्मण ने, श्री राम ने, सीता ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने किससे कहे हैं? किसने किससे कहा है? ऑप्शन देखिए, लक्ष्मण ने राम को, राम ने परशुराम को, जनक ने परशुराम को, हनुमान ने जनक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम ने परशुराम को। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसे बताया है? कैसा बताया है लक्ष्मण ने सभी धनुषों को? आंसर हो जाएगा समान, एक समान बताया है, नॉर्मल साधारण धनुष बताया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब मैं आंसर ही आपको बताते हुए चलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो सारे लाइक ऑप्शंस नहीं बताते हुए जो करेक्ट आंसर है मैं वो बताते चलती हूँ। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? क्या समझकर परशुराम लक्ष्मण का वध नहीं करते हैं? बालक समझकर। क्या समझते हैं वो? लक्ष्मण को बालक, इसीलिए वो उसका वध नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? रघुकुल में। कहाँ पे? रघुकुल में। परशुराम के गुरु कौन थे? कौन थे परशुराम के गुरु? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वन वर्ड वाले आंसर में, परशुराम ने अपने फारसे से किसकी भुजाओं को काट डाला था? सहस्त्रबाहु। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? शिव धनुष का टूटना। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? बालकों के। नेक्स्ट है, परशुराम गुरु के ऋण से, परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? धनुष तोड़ने वाले का वध करके। लक्ष्मण को शांत रखने के लिए किसने कहा? श्री राम ने। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर क्या होता है? परशुराम को गुस्सा आता है।
किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? किसने दी थी? तो परशुराम ने दी थी। तुलसीदास ने भृगु कुल के ध्वज किसे कहा है? परशुराम को। किसको कहा है? परशुराम को। नेक्स्ट है, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? क्षत्रिय। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? लक्ष्मण को। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव के। परशुराम ने मद बुद्धि बालक किसे कहा है? लक्ष्मण को। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? कायर। कौन करता है? कायर करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स की तरफ, आगे के कविता के तरफ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट करें। कौन सा अलंकार है इसमें? प्रश्न अलंकार है। पूछ रहा है ये, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2। कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? कैसा स्वप्न देखकर कवि जाग गया? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई, वैसा स्वप्न देखकर कवि क्या हुआ? जाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने जीवन की दुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? तो पाथ्य अर्थात जीवन का एक सहारा। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि ने भोर को कैसा माना है? कैसा माना है कवि ने भोर को? तो सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। तो देख लीजिए क्या क्या माना है। सुखद, प्रेम और लाली से मुक्त, सुहावना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सीवन को उधेड़ना का क्या अर्थ है? सीवन को जो उधेड़ना होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कांथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कांथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुदड़ी। क्या है? गुदड़ी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ, आगे के चैप्टर्स की तरफ। उत्साह कविता के कवि कौन है? कौन है उत्साह कविता के कवि? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा उत्साह कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? क्या आग्रह कर रहा है? बरसने का। कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? बिजली की कड़क। बादल कैसे गरजते हैं? जोर जोर से गरजते हैं ना, तो कवि के अनुसार उनके भीतर बिजली की कड़क छिपी हुई है। कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? केशों के समान। किसके समान बताया है? केशों के समान, हमारे घुंघराले बालों के समान, हमारे बालों के समान। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? किससे की है? एक सेकेंड ना। कवि जो है यहाँ पे कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है? किससे कर रहा है? बादलों से वो कर रहे हैं कि गर्मी से जो धरती तप रही है तो आप जो है बरस कर जो है इसको शीतल कर दीजिए। किससे आग्रह कर रहा है वो? बादलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्साह कविता के आधार पर बताया कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? कैसी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्मी के कारण बेचैन और उदास है। देखते होंगे ना कि गर्मी में क्या होता है, चारों तरफ सूखा ही सूखा रहता है, चिलचिलाती धूप। तो इस गर्मी के कारण क्या है कि सभी बेचैन और उदास है। नेक्स्ट है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? तो ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है? किसकी लाइक उन्मन विकलता और उदासी को सूचित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदास प्राणियों की। उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? उदासी का। किस भाव का सूचक है? उदासी का सूचक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? कौन से विशेषण का प्रयोग किया है कवि ने बादलों के लिए? नवजीवन वाले। ठीक है। कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तो आकाश को घेर कर बरसने का आह्वान कर रहे हैं वो। उत्सव कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का प्रतीक है। उत्सव कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना से समान पाले हुए माना है? तो बाल कल्पना। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना से समान पाले हुए माना है? बाल कल्पना। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? जन सामान्य की पीड़ा। जन सामान्य की पीड़ा की ओर कवि ने तप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। नेक्स्ट हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है? अनंत के घन। क्या बोला है? अनंत के घन कहकर उसको संबोधित किया है। उत्सव कविता के अनुसार किसका मन विकल था? किसका मन विकल था? संसार के सभी प्राणियों का। कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? अनजान दिशा से। कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? क्या अनुरोध कर रहा है? धरती को शीतल करने का। नेक्स्ट है, निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? निराला नाम से कौन से कवि विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। नेक्स्ट है, घेर घेर घोर गगन धराधर हो, यह पंक्ति किस कविता की है? तो उत्साह की है यह कविता पंक्ति। नेक्स्ट है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? तो क्रांति का। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? क्रांति का। कवि के अनुसार किसके केस सुंदर काले और घुंघराले हैं? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, बादल के। बादल के केस कैसे हैं? सुंदर काले और घुंघराले। धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बादल के लिए। धाराधर जो है वो बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो उत्सव कविता से ली गई है। उत्सव कविता में आए निदाग शब्द का क्या अर्थ है? अत्यधिक गर्मी। निदाग का क्या अर्थ है? अत्यधिक गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किससे गरजने के लिए कह रहा है? तो बादल से। कवि किससे कह रहा है गरजने के लिए? बादल से। विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? उत्सव कविता की है। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अट नहीं रही है कविता की तरफ। ये अट नहीं रही है कविता किसने लिखा है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताया कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फागुन। बसंत ऋतु में क्या होती है? प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन ए, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया है? तो डालियां पत्तों से भर गई है। फागुन के टाइम पे चारों तरफ फूल मतलब फल फूल ये नजर आते हैं हमें पेड़ों पर। अट नहीं रही है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों क्या है? देखो ए और बी में सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? फागुन की। कवि की आंखें किसकी ओर से हट पा नहीं रही है? प्राकृतिक सुंदरता की ओर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? क्या परिवर्तन होने लगता है? तो पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का सौंदर्य क्या है? अनूठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शोभा एवं सौंदर्य। फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न होता है?
तो सुहावने मौसम के कारण फागुन जो है अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। नेक्स्ट है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति में किसकी विशिष्टता व्यंजित हुई है, किसकी हुई है, फूलों की हुई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है, मादक। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है, मादक हवाएं चल रही है। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है, खुशी है। फागुन मास क्योंकि उस समय क्या होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्मी होता है, और उस समय जहाँ देखो चारों तरफ फल फूल पत्ती मतलब पेड़ पौधों पे आप देखो कि पत्तियाँ जो है झड़ कर फिर से नहीं आती है, तो इसीलिए लोगों के चेहरों पर क्या दिख रही है, खुशी। नेक्स्ट है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताए। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फागुन, फागुन के महीने में। 16 नंबर क्वेश्चन, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर सी, वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था, 1899। उनका जन्म कब हुआ था, 1899 में हुआ था। अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है, फागुन की, किसकी, फागुन की। नेक्स्ट हम आगे के चैप्टर्स की आगे की कविता की तरफ बढ़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है इसके कवि, नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन। कवि नागार्जुन मैथिली में किस प्रकार से प्रतिष्ठित है, यात्री, यात्री, इस प्रकार से वो प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है, गरीबी में भी आनंद की अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल शिशु की। बच्चे के स्पर्श के मात्र से क्या परिवर्तन हुआ, तो शेफालिका के फूल झरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चे की मां माध्यम ना बनती तो कवि क्या नहीं देख पाता, धूल से सने हुए शिशु को। शिशु को मधु पर्क का पान कौन कराता है, मां कराती है। कौन कराता है, मां कराती है। बच्चा कवि को कैसे देख रहा है, तिरछी नजरों से। किस तरीके से वो देख रहा है, तिरछी नजरों से। कवि बच्चे का किससे संपर्क ना होने की बात कर रहा है, स्वयं से, उनके खुद से, मतलब वो अपने बच्चे की अपने खुद से संपर्क ना होने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है, कवि और बच्चे की। किसकी अंगुलियां शिशु को मधु पर्क का पान कराती रही, बच्चे की मां की। नेक्स्ट है, कवि किसके थकने की बात कह रहे हैं, तो यहाँ पे शिशु के थकने की बात कह रहे हैं। कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है, कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है, नव शिशु की माँ को क्या कह रहे हैं, धन्य कह रहे हैं। जलजात का अर्थ क्या होगा, क्या है जलजात का अर्थ, कमल का फूल। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, कौन, शिशु। कौन निहार रहा था, शिशु। क्योंकि देखो ये जो कवि है ये बाहर रहते हैं, बहुत दिनों के बाद जब वो घर आए और बच्चे को देख रहे, तो बच्चा तो जिसको डेली देखता है, जब बच्चा छोटा होता है जनरली अपनी माँ के पास ही ज़्यादा होता है, या फिर वो घर परिवार में जिसको ज़्यादा देखता है उसके पास वो जाता है। तो बच्चे का पिता जो है वो बाहर है, बाहर से गए हुए हैं नागार्जुन जी, तो बच्चा जो उसको तिरछी नज़र से देखता है, ठीक है। तो यही है कि कवि का बच्चे का उसका सबसे ज़्यादा लगाव किसके साथ होता है, उसकी माँ के साथ ही होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वन वर्ड आंसर की तरफ। यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताए कि बच्चे की मुस्कान किसे पिघलाने में समर्थ है, कठोर व्यक्ति के मन को।
यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि शिशु का शरीर कैसा है? धूल से सना हुआ है। नेक्स्ट है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कविता में पहली बार कवि को देखने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई? वह कवि को अपलक देखने लगा। वो कवि को कैसे देखने लगा? पलक झपकाए बिना देखने लगा। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात पंक्ति में कमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? बच्चे के लिए किया है। नेक्स्ट है, 1 सेकेंड, कठिन पाषाण के पिघलने से क्या अभिप्राय है? कठोर हृदय वाले व्यक्ति का मन विनम्र बनना। ठीक है, कठोर व्यक्ति का मन कैसा बनना? विनम्र बनना। नेक्स्ट है, शिशु का प्रथम गुरु कौन होता है? माँ। शिशु का प्रथम गुरु कौन होता है? माँ। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? कमल। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है? नन्हे शिशु की। सही बात है। अगर आप किसी बच्चे को हंसता हुआ देखो, उसका हंसना क्या होता है? निश्छल होता है। हमारे हंसी में कपट हो सकता है, हम मतलब शो ऑफ करने के लिए हंस सकते हैं, अपने दुख दर्द को छिपा सकते हैं, बट बच्चा, उसका हंसी और मुस्कान, उसका हर चीज़ जो है वो निष्कपट होता है, वो उसमें कोई छल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। फसल कविता। फसल कविता के कवि कौन है? फसल कविता के कवि? नागार्जुन जी हैं। नेक्स्ट है आपका, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किसका बदला हुआ रूप है? फसल किसका बदला हुआ रूप है? सूरज की किरणों का। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी होगा, नदियों के पानी का भी, सूरज की किरणों का भी, काली भूरी मिट्टी का भी, क्योंकि फसल को जब हम बोते हैं उसमें पानी भी डालते हैं, सूरज की किरण भी पड़ती है, और काली भूरी मिट्टी में हम उसको क्या करते हैं? फसल को जमीन पे ही ना हम लगाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कवि के अनुसार फसल क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, प्रकृति के सहयोग का फल और मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव है। क्या भाव है? फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु का योगदान किसे विकसित करने में होता है? किसे विकसित करने में होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है? क्या नहीं है आवश्यक कारक तत्व? तो ओलावृष्टि। ओलावृष्टि जो है फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है? कौन से विषय से अवगत कराया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फसल निर्माण से। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है। नेक्स्ट है आपका, फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? किसके सहयोग का परिणाम है? यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति और मनुष्य के सहयोग का परिणाम है। फसल को थिरकना कौन सिखाता है? हवा। फसल को थिरकना कौन सिखाता है? हवा सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? किसकी मेहनत छिपी है? किसानों की। फसलों में किसानों की मेहनत छिपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? तो किसके? नदियों के। नदियों के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर वो क्या हुई है? पुष्ट हुई है। नेक्स्ट है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? फसल को। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहते हैं? फसल को। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था?
वैद्यनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? नदियों की पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों का मेहनत, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं संगतकार चैप्टर की तरफ। संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? क्या नाम है और कविता के कवि का? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंगलेश डबराल। संगतकार किसने लिखा है? मंगलेश डबराल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, संगतकार किसे कहा गया है? किसे संगतकार कहते हैं? मुख्य गायक का साथ देने वाले को संगतकार कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, तार सप्तक किसे कहा गया है? तो सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक कहते हैं। संगतकार मुख्य गायक को ढड़ास कब बंधाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जब आपका राग गिरने लगता है, ऑप्शन बी। किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? तो क्या हो जाएगा, गला बैठ जाने के कारण मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती। मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? संगतकार। कौन दिलाएगा? संगतकार दिलाता है। नेक्स्ट है, संगतकार की भूमिका, मुख्य भूमिका क्या होती है? तो मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना जो है संगतकार की मुख्य भूमिका होती है। संगतकार पाठ में किसकी भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, संगतकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? संगतकार की आवाज को कमजोर और कांपती हुई बताया गया है। संगतकार का क्या काम है? क्या काम है संगतकार का? मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना। अंतरा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अंतरा? तो स्थायी ठेक को छोड़कर गीत का शेष भाग, वो क्या होता है? अंतरा। संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? प्रमुख गायक को। किसको उसकी बचपन याद दिलाता है? प्रमुख गायक को। नेक्स्ट है, स्थायी किसे कहा गया है? गीत की मुख्य टेक को क्या कहा गया है? स्थायी। अनहद का संगतकार कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? असीम मस्ती। क्या अर्थ है? असीम मस्ती। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है? जब वह उच्च स्वर में गाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मुख्य गायक को ढड़ास बंधाने का कार्य संगतकार कैसे करते हैं? तो मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिलाकर वो करते हैं। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? कैसी थी? चट्टान जैसी भारी थी। तो इतने सारे जो 100+ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वो आप लोगों का चैप्टर वाइज क्वेश्चन है कि तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए चलिए। मेरे यहाँ पे मेरे चैनल पे आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज रिवीजन कराते हुए चल रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। ज़्यादा दिन अब नहीं बचा है, तो बिल्कुल फोकस के साथ आप जो है इसको कीजिए, फोकस के साथ अपने स्टडी में लगे रहिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।